Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. आज हम चैप्टर 7 से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। यानी कि समाज का हमारे ऊपर या हमारे व्यवहारों पर क्या प्रभाव पड़ता है और एक समूह में होने का क्या मतलब होता है और हम क्यों कोई भी समूह के हिस्से बनते हैं। इसके पार्ट 1 में हम जानेंगे समूह यानी ग्रुप क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप के कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे। ग्रुप की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम of two or more individuals who are interacting and interdependent, who have common motives, have a set of role relationships among its members, and have norms that regulate the behavior of members. इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज सिस्टम, यानी कि ये ऑर्गेनाइज होता है एक ढंग से जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत या इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके एक समान मकसद होते हैं यानी कॉमन मोटिव्स, उनके बीच में रिश्ते होते हैं काम से जुड़े हुए, और उस ग्रुप का या उस समूह के कुछ रूल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं जिसके हिसाब से वो ग्रुप काम करता है। ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स होते हैं जिनको ग्रुप इस यूज करता है और उसी के हिसाब से चलता है। ग्रुप में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनके कॉमन मोटिव या एक ही मकसद होने चाहिए जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं। जो ग्रुप होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसके जो मेंबर्स होते हैं या उसके सदस्य होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक सदस्य का कोई भी काम दूसरे सदस्य को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच में टीम होती है जिसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य को पॉजिटिव तरीके से भी उसको हेल्प कर सकता है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुछ जो लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं और कोई जरूरत को पूरा करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर, वो ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं आमने सामने, या इनडायरेक्टली भी इंटरैक्ट कर सकते हैं वर्चुअल मीडिया से और कोई और भी तरीकों के प्लेटफॉर्म से जिनसे मीटिंग संभव है। इन लोगों के बीच या ग्रुप जिस तरह से काम करता है वो नॉर्म्स और रूल्स पे करता है, यानी कि ग्रुप में जो सदस्य होते हैं सबके अलग अलग काम करने का उनको रोल दिया जाता है। वो उसके नियम होते हैं जिसके हिसाब से ग्रुप काम करता है। क्राउड, टीम और ऑडियंस ग्रुप से कैसे अलग होता है हम इस स्लाइड में जानेंगे। क्राउड जो होता है वो भी लोगों का कलेक्शन होता है, यानी लोग इकट्ठे होते हैं जो किसी भी जगह पे या किसी भी परिस्थिति पे बाई चांस इकट्ठा होते हैं बिना किसी मकसद से। उनके अंदर ना तो कोई स्ट्रक्चर होता है, ना तो वो अपने समूह से जुड़े हुए रहते हैं, समूह के प्रति उनका कोई बहुत बिलोंगिंगनेस नहीं होता है। जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसके आसपास लोग इकट्ठे हो गए हो तो उसको हम क्राउड कहेंगे, ना कि ग्रुप कहेंगे। टीम्स जो होती हैं वो एक स्पेशल तरीके का ग्रुप होता है, और जो टीम होते हैं उसके जो लोग होते हैं उनके अलग अलग स्किल्स होते हैं और उस स्किल्स को इस्तेमाल करके वो किसी एक मकसद को पाने के लिए काम करते हैं। जो इसमें लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने मकसद को पाने के लिए अकाउंटेबल रहते हैं या सबकी मेहनत काम लाती है। ग्रुप टीम से अलग होते हैं दो तरीकों से। पहला होता है कि जिस जो ग्रुप होते हैं उसमें हर एक इंसान के जो कंट्रीब्यूशन है, हर एक इंसान का काम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन टीम में हर एक इंसान का काम भी और टीम के साथ जुड़कर भी काम करना दोनों महत्वपूर्ण होता है। दूसरा होता है ग्रुप को जो भी लीडर हेड कर रहा होता है या जो भी लीडर ग्रुप को संभाल रहा होता है, पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है अगर ग्रुप सक्सेसफुल होता है या फेल होता है।
लेकिन टीम में क्या होता है कि लीडर के साथ साथ उसके सारे सदस्य भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बराबर की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑडियंस जो होता है ये भी लोग इकट्ठा होते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जो किसी मकसद के लिए इकट्ठा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच देखने के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं वो ऑडियंस होगी। ये ऑडियंस कभी कभी नेगेटिव वे में जा सकती है, गुस्सा हो सकती है, इरिटेटेड हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है, तब हम इसको मॉब बोलेंगे। जो मॉब होता है उसका एक मकसद होता है और वो किसी तरफ आकर्षित रहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग किसी भी समूह के सदस्य बनते हैं। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी। अगर लोग अकेले रहेंगे तो उनसे उनको इनसिक्योर फील होगा, उनको लगेगा कि कोई उनका देख रेख करने वाला नहीं है, कोई उनसे उनके साथ नहीं है। और ग्रुप जो होता है वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो उनको और मजबूत या ताकत का महत्व समझाता है। दूसरा होता है स्टेटस। जब लोग किसी समूह के सदस्य बनते हैं तो उनको लगता है कि वो उस समूह के लिए जरूरी है और उनको उस समूह का सदस्य बनना अच्छा लगता है। तीसरा है सेल्फ स्टीम, यानी कि जब लोग किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि उनका खुद का महत्व बढ़ गया है, यानी उनका सेल्फ वर्थ बढ़ गया है, उनको खुद के बारे में अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट है सैटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। जो भी हमारे दिमागी या सामाजिक जरूरतें होती हैं वो एक समूह में आने के बाद पूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरों को अटेंशन देना या खुद का किसी किसी का अटेंशन बनना, स्नेह, प्यार, पावर, ये सब चीजें ग्रुप ही संभव करता है। नेक्स्ट है गोल अचीवमेंट। ग्रुप कभी कभी ऐसे मकसद पूरे करने में सहायक होता है जो एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि एकता में बल होता है। इसीलिए जब आप किसी समूह में जुड़ते हैं तो आपके अंदर बल आता है जिसकी वजह से आपके लिए वो मकसद पाना आसान हो जाता है। लास्ट है प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी जब हम किसी समूह के सदस्य बनते हैं तो समूह के द्वारा हमें कई तरह की जानकारियां हासिल होती हैं, कई प्रकार की चीजों के बारे में पता चलता है जो हम जरूरी नहीं है अकेले जान लें। नेक्स्ट है ग्रुप फॉर्मेशन, यानी ग्रुप कैसे बनते हैं। ग्रुप दूसरों के बातचीत से या एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने से बनते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में बातचीत या इंटरैक्शन बढ़ता है। पहला होता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आप किसी के साथ कितने क्लोज रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नेबर्स हैं तो वो आपके साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। और अगर आपके कोई रिलेटिव है जो दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी में रहते हैं, उनके साथ आपकी प्रॉक्सिमिटी कम है, यानी कि आप कितने बगल में रहते हो या कितना नजदीक आपके साथ कोई रहता है उसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है कि अगर आपके बगल में कोई इंसान है, आप उससे आमतौर पर मिलते जुलते रहते हो रोजाना, तो उनके साथ आपकी जानकारियां बढ़ेगी, उनके जो नजरिए हैं वो आपके साथ मेल खाएंगे, उनको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो आपको भी अच्छी लगना पसंद हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को जानते हैं और समूह बनाते हैं। दूसरा होता है सिमिलैरिटी, यानी कि लोग कंसिस्टेंसी प्रेफर करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि मैं उन्हीं लोग के साथ रिश्ते बनाऊं जो लोग मेरी विचारधारा से सहमत होते हैं या मेरी विचारधारा के हिसाब से वो भी काम करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ सहमत होते हैं जिसकी वजह से वो समूह बना लेते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, यानी कि जब किसी के विचार किसी के मकसद एक होते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं उन मकसदों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस, यानी कि समूह बनाने के क्या स्टेजेस होते हैं। 5 स्टेजेस होते हैं जिनको हम इन स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पहला है फॉर्मिंग। ये स्टेज होता है पहली मुलाकात का जिसमें सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर समूह के बारे में मकसद के बारे में कोई जानकारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती। इसमें लोग बहुत उत्तेजित रहते हैं ताकि क्योंकि वो ग्रुप बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग।
इस ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से थोड़े बहुत लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, कुछ मकसदों पर सहमत भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कुछ चीजों की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी ग्रुप का मकसद कैसे पूरा हो सकता है, ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा, ग्रुप के जो रिसोर्सेज है वो कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन सदस्य क्या 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 काम करेगा, ये सारी चीजें स्टॉर्मिंग जो स्टेज होता है इसमें देखी जाती है। इस स्टेज को कंप्लीट होने के बाद लीडरशिप की एक हायरार्की डेवलप हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ग्रुप का हेड कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, और कौन किसके अंडर काम करेगा। नेक्स्ट होता है नॉर्म। इसमें ग्रुप के तौर तरीके और नियम कानून बनाए जाते हैं जिसके हिसाब से ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग। इसमें ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और ग्रुप अपने मकसद के लिए काम करना शुरू हो जाता है। कुछ ग्रुप का ये लास्ट स्टेज होता है क्योंकि कुछ ग्रुप खत्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल बन गया है, कोई फ्रेंड ग्रुप बन गया है, तो आप उसको खत्म नहीं करना चाहोगे, तो वो मकसद पूरा होने के बाद भी ग्रुप एज इट इज रहता है और आप उसके सदस्यों से बातचीत करते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स है, जैसे स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के लिए कोई ग्रुप बना है जिस जो काम करता है, तो वो एनुअल डे फंक्शन का जब काम पूरा हो जाएगा तो वो ग्रुप को खत्म कर दिया जाएगा। इस स्टेज को कहते हैं एडजर्निंग, जिसमें ग्रुप का मकसद पूरा होने के बाद ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ग्रुप स्ट्रक्चर की क्या क्या चीजें होती है। कोई भी जब ग्रुप बन जाता है तो उसमें लोग मेंबर्स के बीच में या उसके सदस्यों के बीच में बातचीत होती है। उन बातचीत के दौरान इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से ग्रुप स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है रोल्स। रोल्स की डेफिनेशन होती है, roles are socially defined expectations that individuals in a given situation are expected to fulfill। यानी कि रोल्स जो होते हैं ये उम्मीदें होती हैं लोगों से कि किसी भी परिस्थिति में ये इंसान कैसे काम करेगा या इसका क्या काम होगा किसी भी समूह के अंदर। ये वो जताता है कि किसी इंसान को अगर कोई रोल दिया गया है तो वो इस प्रकार से उसको व्यवहार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका समाज में बहुत तरीकों का रोल होता है। आप स्टूडेंट होते हो, आप किसी की बेटी होते हो, आप किसी की पत्नी बनते हो या पति बनते हो, तो ये सारे आपके रोल्स होते हैं और हर रोल के हिसाब से हर रोल के मुताबिक आपको काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट होते हैं नॉर्म्स, यानी कि norms are expected standards of behavior and beliefs established, agreed upon and enforced by group members। यानी कि ये वो तौर तरीके होते हैं जिनके हिसाब से लोगों को व्यवहार करना चाहिए। ये सबके द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिसके हिसाब से ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस refers to the relative social position given to group members by others। यानी कि दूसरों के द्वारा समूह के सदस्यों को जो स्टेटस दिया जाता है, जो पोजीशन दी जाती है, उसको हम स्टेटस कहते हैं। पोजीशन दो तरीकों से दिए जा सकती है। पहला स्क्राइब, यानी कि कोई इंसान कितना सीनियर है उस ग्रुप में, यानी कि उम्र से या तजुर्बे से कोई इंसान कितना सीनियर है उसके हिसाब से उसको पोजीशन या स्टेटस दिया जाता है। दूसरा होता है अचीव, यानी कि मेहनत से पाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप में हार्ड वर्किंग जो लोग होंगे उन्हें अगर स्टेटस पे ऊपर रखा जाएगा तो ये होगा अचीव। लास्ट होता है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है आप ग्रुप से कितना अच्छे से जुड़े हुए रहते हो, कितना अच्छे से आप दूसरों के ग्रुप के सदस्यों से जुड़े हुए रहते हो। मैम, जो बहुत ज्यादा कोहेसिव ग्रुप के सदस्य होते हैं उनको उस ग्रुप के अंदर रहने का बहुत ज्यादा मन करता है। इसको हम टीम स्पिरिट भी कहते हैं, वी फीलिंग कहते हैं, यानी कि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और जब कोहेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या ग्रुप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं सदस्य, तो उसको वो भी कभी कभी हानिकारक हो सकता है। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो होता है ग्रुप थिंक, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ग्रुप थिंक इरविंग जैनिस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इरविंग जैनिस का कहना था कि कभी कभी कोहेशन जो होता है, यानी ग्रुप के साथ आप जो जुड़े हुए रहते हैं, वो
बहुत गलत फैसलों को प्रेरित करता है। ग्रुप थिंक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रुप जो होता है वो एक दूसरे के साथ इतना सहमत होता है कि वो हर एक ग्रुप के काम के लिए सहमत हो जाता है और उसको मना नहीं करता है। डिसीजन जो होते हैं ऐसे ग्रुप्स के वो कभी-कभी बहुत खराब हो जाते हैं क्योंकि उस ग्रुप के जो डिसीजंस हैं वो किसी ने मना नहीं किए हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किए हैं, सबने खाली उसको सहमति दे दी है बिना कुछ सोचे समझे। कोई भी इंसान इस प्रोसेस में ग्रुप के ओपिनियंस या ग्रुप के फैसलों को इनकार नहीं करता है, सब कोई उसको मान लेते हैं। कभी-कभी इसीलिए आउट ऑफ टच विद रियलिटी हो जाता है, यानी कि जो सच्चाई होती है उसके साथ ये विपरीत हो जाता है क्योंकि जब सब लोग इस ग्रुप को मान लेंगे, तो वो कभी-कभी बुरे डिसीजंस की तरफ ले जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वियतनाम में जो युद्ध हुआ था। 1964 से 1967 के बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने वियतनाम के ऊपर युद्ध कर दिया था। उन्होंने ये युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, लेकिन उसके बाद भी ग्रुप थिंक की वजह से बहुत सारे सदस्यों ने इसके लिए हामी दे दी, सब इसके लिए मान गए और इस युद्ध का ये परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज तबाह हो गई। इसीलिए ग्रुप थिंक कभी-कभी अच्छा नहीं होता है। ग्रुप थिंक को कम करने के 4 तरीके हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो ग्रुप के डिसीजंस को, फैसलों को समझे और उसको कभी-कभी मना करे, इनकार करे, उसको क्रिटिसाइज करे ताकि उसको और बेहतर किया जा सके। दूसरा है कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिए ग्रुप को प्रेरित करना, यानी कि ग्रुप को एक ही तरह से काम नहीं करना चाहिए, उसको अलग-अलग तरीके अपनाने चाहिए कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। बाहर से हमें एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए ग्रुप के फैसलों को देखने के लिए, उनको सही या गलत बताने के लिए। सदस्यों को ये कहा जाना चाहिए कि उनको दूसरों से फीडबैक लेना चाहिए या उन्हें दूसरों से समझना चाहिए कि उनके कौन से फैसले सही हैं और कौन से फैसले नहीं सही हैं। इसकी वजह से किसी भी समूह में जो बहुत ज़्यादा जोड़ होता है, जिसकी वजह से गलत फैसले लिए जा सकते हैं या वो ग्रुप इतना ज़्यादा होता है ताकि हर इस फैसलों को सहमति दे दे, ये सारी चीज़ें रोकी जा सके जिसपे हर ग्रुप या हर किसी सदस्य के डिसीजंस को महत्व दिया जाए, उनके क्रिटिकल हो ताकि किसी भी चीज़ को और बेहतर किया जा सके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे।